Hello guys. Now in this lecture we are going to solve few examples depending upon the concepts we have studied in the last lecture. Those concepts are nothing but हीट के बारे में देखा था हमने, एनर्जी के बारे में देखा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में देखा था एंड पावर के बारे में देखा था. तो हम थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द आइडियाज रिगार्डिंग दीज कंसेप्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये वाला है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, कल ही हमने डिराइव किया है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू नथिंग बट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6. या फिर अभी यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शन के हिसाब से अगर उसको एडजस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है 36 इंटू 10 टू द पावर 5. 36 इंटू 10 टू द पावर 5 यानी कौन सा वाला, ये वाला आंसर मिलेगा. नेक्स्ट वाला याद रखना, मैं ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो जब कभी भी मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जाता हूँ तो आप स्क्रीन पॉज कर लो, देन ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल एंड देन टर्न ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सॉल्यूशन देखने के लिए. फाइन. अब यहाँ पे दिया हुआ है R1 R2 आर रिस्पेक्टिवली फिलामेंट्स रेजिस्टेंसेस ऑफ 200 वाट बल्ब एंड 100 वाट बल्ब डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज. ठीक है, अब मुझे पता है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, मुझे पता है. तो अगर V कांस्टेंट है, ठीक है ना, सेम वोल्टेज बोला है, सो V कांस्टेंट है. अगर V कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 अपॉन R1. अगर R2 अपॉन R1 है तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज नथिंग बट 200 डिवाइडेड बाय 100 विच इज नथिंग बट 2 बाय 1. सो R2 इज इक्वल टू क्या मिल जाता है मुझे 2R1. R2 इज इक्वल टू 2R1. अगर R2 इज इक्वल टू 2R1 है इसका मतलब आंसर मेरा B होगा. फाइन. अब नेक्स्ट, अब ये दो सर्किट दिए हुए हैं तो दो बल्ब्स दिए हुए हैं. इस बल्ब में एक का रेटिंग ये है, दूसरे का रेटिंग ये है. ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे ठीक से देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में कमेंट करना है. तो पहले का रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं. तो अब मुझे पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P. ठीक है ना, वी स्क्वायर अपॉन P. तो R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ठीक से देखना, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर. 200 स्क्वायर कितना मिलेगा 40000 होल डिवाइडेड बाय 40. ठीक है ना, वी स्क्वायर अपॉन P. सो ये कटा तो कितना मिला मुझे 1K. ठीक है, 1000 ओम्स यानी 1 किलो ओम मिला मुझे. वैसे ही R2 का किया, सो R2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, R2 इज इक्वल टू अगेन वी स्क्वायर कितना है उसका 4, अगेन सेम वी स्क्वायर है, सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P की वैल्यू उसके लिए कितनी 100 है, सो 100 ले लिया हम लोगों ने. सो ये दोनों कटे, ठीक है ना, और ये दोनों कटे तो 400 रहा, 400 यानी 400 ओम्स. सो 400 ओम्स. तो किसका रेजिस्टेंस बड़ा है, R1 बड़ा है, R2 छोटा है. तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लो. इन द ऑप्शंस यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑफ 3 विच इज नथिंग बट C देख सकते हो आप लोग. आंसर इज C. द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट 40 वोल्ट बल्ब इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि द टू बल्ब्स एज इन अबव क्वेश्चन आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 200 वोल्ट लाइन. देन अब देखो, अगर सीरीज में लगाए हुए हैं, दोनों के दोनों बल्ब जो हैं वो सीरीज में लगाए हुए हैं, तो अब ये होगा कि दोनों में से करंट तो सेम ही जा रहा है. तो पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई. ठीक है ना, V इंटू आई. या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है पाई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. ठीक है ना, आई स्क्वायर आर. अगर दोनों में से सेम करंट जा रहा है, दोनों में से अगर सेम करंट जा रहा है तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो R जिसका बड़ा होगा उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा. ठीक है ना, R जिसमें बड़ा होगा उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा. ठीक से देखना, अब जिसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा उसका ऑब्वियसली यहाँ पे देखो P इज, अगर I कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यानी जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा. यानी ठीक से देखो, अगर R सेम है एक्सक्यूज मी, अगर R सेम है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड विच इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक से देखना यहाँ पे, यानी जिसका R बड़ा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा. ठीक है, और उसका वेटेज भी ज्यादा होगा. ठीक है, आप अगर यहाँ पे ठीक से देख सकते हो, सो यहाँ पे
पावर किसके अक्रॉस ज़्यादा पावर ड्रॉप होगा, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो आप ऊपर देख सकते हो कि ऊपर दो बल्ब्स हैं, तो 40 वैट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है एंड 100 वैट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस कम है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसका वैटेज कम है, लेकिन दैट इज नॉट द केस वी वांट टू सी हियर। यहाँ पे बेसिकली पावर ड्रॉप किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा, जिसका वैटेज कम है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। यानी आप यहाँ पे कंपेयर अगर करना चाहोगे तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, R40 वैट वाला जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है R100 से, ठीक है। यानी जिसका वैटेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका वैटेज ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी 40 वैट का बल्ब जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द आंसर इज गोइंग टू बी बी, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 40 वैट बल्ब इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 100 वैट बल्ब, ठीक है। अब उसके आगे जाके ट्राई करते हैं। 5th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 40 बल्ब्स थे, तो उसमें से एक फ्यूज हो गया। व्हाट इज मीन बाय फ्यूज होना? फ्यूज होना यानी बेसिकली वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। यानी इफेक्टिवली कितने बल्ब रह गए, 39 बल्ब्स, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द होल, ठीक है ना, कम हो गया। अब सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, सारे बल्ब जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। उसमें से एक बल्ब चला गया, रिमेनिंग बल्ब रह गए, यानी रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया, लेकिन क्या हुआ, करंट बढ़ गया। रेजिस्टेंस कम हो गया लेकिन करंट बढ़ गया। तो यहां पे आपको पता है कि P इज इक्वल टू I² R। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो कम हो गया लेकिन करंट स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ गया। यानी इफेक्टिवली क्या होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, बिकॉज R कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस स्क्वायर से बढ़ रहा है और R जो है वो नॉर्मल कम हो रहा है। तो स्क्वायर से अगर I बढ़ गया तो इसका मतलब पावर कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगा। पावर कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा तो इसका मतलब मैंने कल आपको बोला था, पावर कंज्यूम्ड इज नथिंग बट ब्राइटनेस। पावर कंज्यूम्ड इज नथिंग बट ब्राइटनेस। सो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा यानी इल्यूमिनेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 5th वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन बढ़ना चाहिए। सो इल्यूमिनेशन ऑफ 39 बल्ब्स विल बी मोर देन 40 बल्ब्स। Illumination of the 39 bulbs will be more than 40 bulbs. ये रेशियो नहीं निकाल सकते because we don't know the exact idea about the resistances and the potential drop of all the bulbs, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है। So we are not going to consider that one. Okay, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये फ्यूज वायर का काम क्या होता है? फ्यूज वायर का काम ये होता है कि जब कभी भी करंट बढ़ जाए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है और उसके यहाँ पे ये फ्यूज वायर का इंडिकेशन होता है, ठीक है, सिंबल है ये फ्यूज वायर का। यहाँ पे फ्यूज वायर लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने करंट लगा दिया, ठीक है ना, ये लगा दिया। अब सडनली क्या हुआ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस के बाजू में मैंने एक अप्लायंस लगाया हुआ है सपोज, ठीक है ना, मेरा लैपटॉप लगाया हुआ है। अब अगर सपोज हुआ ये कि ये रेजिस्टेंस जो था बाय सम मीनिंग, ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया यानी ये रेजिस्टेंस खराब हो गया। रेजिस्टेंस खराब हो गया यानी वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इसने, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा ही नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 हो गया, शॉर्ट हो गया यानी रेजिस्टेंस 0 हो गया। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो सडनली क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा इसमें से। अब इसमें से करंट बढ़ गया तो ये वाला जो उसके बाद वाला लगाया हुआ कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट शायद सह नहीं सकेगा उसको। अब होगा ये कि करंट बढ़ने की वजह से इसके थ्रू भी करंट बढ़ेगा। ये थोड़ा सा अलग मटेरियल होता है फ्यूज का, लेकिन इसमें से करंट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हीट भी बढ़ जाएगी, बिकॉज H इज इक्वल टू I² RT। उसका रेजिस्टेंस तो उतना ही है, इस फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस उतना ही है, लेकिन उसमें से करंट बढ़ गया, इसका मतलब हीट जनरेशन बढ़ गया। ये वाला जो फ्यूज वायर होता है, उस फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर कम है लेकिन करंट उसमें से ज्यादा अगर बढ़ना शुरू हो गया तो होता यह है कि ये वाला जो फ्यूज वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसलिए होता क्या है कि हीट जनरेट होते ही वो खट करके कट हो जाता है एंड द सर्किट ब्रेक्स, और आपका जो अप्लायंस है उसमें से हाई करंट फ्लो होना कम हो जाता है एंड योर इंस्ट्रूमेंट इज सेफ। यानी द थिंग इज कि ये वाला जो करंट होता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए,
उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए कि वो इमीडिएटली मेल्ट होके वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सके, यानी हाई करंट को वो अलाउ ना करे। ठीक है। दूसरा, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टिविटी, मैंने आपको बोला है ऑलरेडी। उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है ना, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना एक्सपेक्टेड होता है, बिकॉज ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है दैट बेसिकली उसका ज्यादा होना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ज्यादा होना हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों होता है? बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूला में उसका फायदा होगा कि करंट भी बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो होता यह है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो हीट जल्दी जनरेट होगी, हीट जल्दी जनरेट होगी। तो इसलिए वो क्या होता है कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होना कंपलसरी होता है। लेकिन वो मैंने सर्किट में लगाया हुआ है तो इसलिए उसकी लेंथ भी कम होती है, बिकॉज वो रेजिस्टेंस ज्यादा होना कंपलसरी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाएगा, तो वो अननेसेसरी रेजिस्टेंस जनरेट कर देगा आपके सर्किट में, नॉर्मल वर्किंग के वक्त अननेसेसरी जनरेट कर देगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका लेंथ थोड़ा सा कम कर देते हैं हम लोग, बिकॉज उसका सिर्फ एक ही काम है कि यार करंट थोड़ा भी बढ़ जाए तो तू जल जा और सर्किट को ब्रेक कर दे। सो आंसर इज सी, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पे टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स हुज रेजिस्टेंसेस आर इन रेशियो 1:2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर वो दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल है, ठीक से देखो, अगर वो दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, उनके थ्रू वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट है, तो मुझे पता है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो यहाँ पे रेशियो रेजिस्टेंसेस का दिया हुआ है 1:2, तो R2 अपॉन R1 कितना होगा? 2:1, यानी मुझे क्या मिलेगा? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 2:1, यानी 2:1, यानी क्या मिलेगा? आंसर इज सी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन सामने आ जाता है तो जस्ट पॉज योर स्क्रीन, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाद में देखना है, ठीक है। चलो, अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 पार्ट्स of equal length and one of them is used in heater। ठीक है, the coil the ratio of the heat produced by this half of coil and by the original coil is। ठीक है, तो अब देखो ये कॉइल जो है, ये कॉइल की लेंथ L पकड़ लो, मैंने उसको हाफ में कट कर दिया। अगर ये टोटल लेंथ जो है उसका रेजिस्टेंस अगर R था, तो अभी ये वाली हाफ कॉइल जो होगी उसका रेजिस्टेंस R/2 होगा और इसका भी रेजिस्टेंस R/2 होगा। यानी उनका कहना ये है कि अगर मैं R/2 रेजिस्टेंस की कॉइल यूज करूंगा तो कितनी हीट जनरेट होगी, एंड R रेजिस्टेंस की कॉइल अगर यूज करूंगा तो कितनी हीट जनरेट होगी। फाइंड आउट करते हैं। उन दोनों के अक्रॉस अभी पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा रहे हैं हम लोग। सो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो अब यहाँ पे वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टाइम भी कॉन्स्टेंट है, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ R। ठीक है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ R, तो मुझे क्या मिलेगा? H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब R2 यानी दूसरी केस जहाँ पे ठीक है ना, जहाँ पे ओरिजिनल कॉइल यूज कर रहे हैं हमने, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस्ड बाय हाफ ऑफ द कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल, यानी हमें क्या करना है? हाफ ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉइल, ये वाला रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ओरिजिनल कॉइल डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ द कॉइल, R2 अपॉन R1 है ना, तो ओरिजिनल कॉइल डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ द कॉइल। ओरिजिनल कॉइल के लिए रेजिस्टेंस कितना है? R, और हाफ ऑफ द कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? R/2। तो ये कट H1 अपॉन H2 कितना होगा? 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1। यानी इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, यहाँ पे हाफ ऑफ द कॉइल डिवाइड बाय R0 इज इक्वल टू 2:1 मिल गया मुझे। इसका मतलब हाफ कॉइल जो होगी वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी देन द टोटल कॉइल, ठीक है ना। सो 2:1 आंसर होगा ये वाला, 8th का आंसर। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 1 कार्बन फिलामेंट एंड 1 टंगस्टन लैम्प आर मेजर्ड इंडिविजुअली व्हेन द लैम्प आर lit and compared with their respective resistances when cooled. Which of the following statements will be true?
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कार्बन फिलामेंट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे टंगस्टन जो है वो है मेटल और कार्बन जो है वो है बेसिकली सेमीकंडक्टर। मैंने आपको बोला था इफ यू रिमेंबर कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। और यहाँ पे कंडक्टर में क्या होता है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट लैंप विल इंक्रीज एंड द कार्बन विल डिक्रीज व्हेन दे बिकम हॉट। सो आंसर शुड बी बी। यहाँ पे कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर है, याद रखना सेमीकंडक्टर यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 रेजिस्टेंस है, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स जिनके वैलेंस शेल में होते हैं वो सारे सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इन द कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये वाला जो है ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी मैंने जो बोला था आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन्स करते हैं एंड ड्यू टू दोज कोलिजन्स बेसिकली हीट इज जनरेटेड, ठीक है। जितने ज्यादा कोलिजन्स होते हैं उतना ज्यादा हीट जनरेट होता है। ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू बल्ब्स हुज रेजिस्टेंसेस आर रेशियो इन द 1:2 द पावर डिसिपेटेड into them is connected in series, ठीक है ना, connected in series। if they are connected in series उनमें से कॉमन कांस्टेंट क्या होगा, करंट, दोनों में से सेम करंट जाएगा। सो P is directly proportional to P is equal to I square R which is nothing but P is direct, ठीक है ना। I अगर कांस्टेंट है तो P is directly proportional to R, so P1 upon P2 is equal to R1 upon R2, यानी उनके रेजिस्टेंस अगर 1:2 में होंगे तो पावर डिसिपेशन भी क्या होगा, 1:2 होगा। पावर डिसिपेशन भी क्या होगा, 1:2 होगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी ए। आंसर इज गोइंग टू बी ए। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यू आर गिवन रेजिस्टेंस वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड बैटरी ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है हम लोगों को कि ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को 50 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस बैटरी का है, उसको कंसिडर नहीं करना है। सो व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी डायरेक्टली द वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हेन बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी इन पैरेलल। देखो पार्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और पैरेलली कनेक्ट किया गया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो करंट भी तो बढ़ रहा है, यानी पहली केस में अगर करंट I है तो दूसरी, ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R मुझे पता है। तो दूसरी केस में अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन करंट बढ़ रहा है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से करंट स्क्वायर में बढ़ता है और रेजिस्टेंस लीनियरली कम होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, पहली केस से दूसरी केस में क्या होगा, दूसरी केस में करंट ज्यादा होगा बिकॉज रेजिस्टेंस कम है। तो इसकी वजह से पहली केस में जितना हीट जनरेशन हुआ उससे ज्यादा हीट जनरेशन सेकंड केस में होगा, ठीक है, क्योंकि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है ना। तो R अगर कम हो रहा है तो करंट भी तो स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट केस से सेकंड केस में करंट ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी। थर्ड केस में डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड ऑल 4 आर कनेक्टेड टू बैटरी इन पैरेलल। इसका मतलब यहां पे सेकंड केस से ज्यादा करंट होगा और सेकंड केस से कम रेजिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे सेकंड केस से, यानी पहली 3 केसेस अगर कंसीडर करें तो सबसे ज्यादा करंट किस में होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा करंट किस में होगा, थर्ड केस में। तो थर्ड केस में सबसे ज्यादा हीट भी होगी, ठीक है ना, हीट भी होगी। बिकॉज मैं करंट पे ज्यादा क्यों ध्यान दे रहा हूं, बिकॉज करंट स्क्वायर में बढ़ रहा है। फाइनल वाला व्हेन ओनली हाफ ऑफ द वायर इज कनेक्टेड, नहीं, हाफ ऑफ द वायर कनेक्टेड, इसका मतलब हाफ ऑफ द वायर अगर कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो इसका मतलब आप R/2 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। पहली केस जो होगी, पहली केस में मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आप फाइंड आउट करो। पहली केस में करंट, ठीक है ना, पूरा वायर जो है उसका रेजिस्टेंस अगर R है तो पहली केस में टोटल जो ये होगा
टोटल सर्किट जो होगा उस पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। दूसरी केस में कितना होगा, ट्राई करो, आर बाय 4 होगा। ठीक है, तीसरी केस में कितना होगा, तीसरी केस में होगा 4 में डिवाइड कर रहे हैं, सो आर बाय 16 होगा। तीसरी केस में कितना होगा, आर बाय 16 होगा, ट्राई करो फाइंड आउट करने का। और चौथी केस में आर बाय 2 ही होगा। सो सबसे कम रेजिस्टेंस यहां पे है और सबसे ज्यादा करंट यहां पे होगा ऑब्वियसली। सो इसकी वजह से थर्ड केस यानी सी केस में सबसे ज्यादा हीट जनरेशन होगा। सो आवर आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज इमटेरियल इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है उसमें, लेकिन कंपेयर टू ऑल दीज थिंग्स लेंथ इज स्लाइटली इमटेरियल इन द केस ऑफ फ्यूज वायर। लेंथ इज स्लाइटली इमटेरियल। सो यहाँ पे 13th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कंपेयर टू ऑल दीज 3 लेंथ इज नॉट कंप्लीटली इमटेरियल, लेकिन थोड़ी सी इमटेरियल होती है। फाइन, ठीक है। 14th क्वेश्चन, रेटिंग इज बेसिकली पावर रेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर। ठीक है ना, ठीक है, पावर रेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर। अगर पावर रेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ए स्क्वायर होता है, यानी थिकनेस के साथ। ठीक है ना, यानी मुझे पता है कि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, या फिर इसको मैंने, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इसको कन्वर्ट करके दिया था रो वी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो ए स्क्वायर, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर। अगर ये दोनों कंडीशन में कंसिडर करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जितना ज्यादा वॉटेज उतना ज्यादा थिकनेस होगा। तो यहाँ पे ये 100 वैट वाला जो होगा वो थिक होगा कि 40 वैट वाला थिक होगा, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इस रिलेशनशिप से जाऊंगा। तो ऑब्वियसली जिसका ज्यादा वैटेज वो ज्यादा थिक। ठीक है ना, तो आंसर क्या मिल जाता है मुझे, ए। चलो 15th क्वेश्चन करके देखते हैं। 15th क्वेश्चन में 3 इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है ना, 3 इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज across source of EMF together dissipate 100 watt। ठीक है ना, 3 रेजिस्टेंसेस है जो together 100 watt dissipate करते हैं। If same resistors are connected in parallel across same EMF then the power dissipation will be। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में ठीक है ना, मैं लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो पावर डिसिपेशन P इज इक्वल टू कितना मिलता है मुझे, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल पावर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक है ना, सो पावर पर रेजिस्टर। ठीक है ना, पावर पर रेजिस्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, यानी एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, 1/P इक्विवेलेंट पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस ब्ला 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 ब्ला, ये जो किया है हमने। ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर 2 रेजिस्टर्स होते तो ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, P इज इक्वल टू PR/N। ठीक है ना, सीरीज में कनेक्टेड है तो PR/N। सो एक रेजिस्टर्स की पावर कितनी होगी, एक रेजिस्टर्स की पावर कंजम्पशन क्या होगा, N इंटू P। तो N कितने हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय P यानी टोटल पावर कंज्यूम। तो टोटल पावर कंज्यूम कितनी है, 10 वैट। सो कितना मिला मुझे, 30 वैट। हर एक जो रेजिस्टेंस होता है वो इतनी 30 वैट जितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, राइट। अब 30 वैट जितनी पावर कंज्यूम कर रहा है तो उनको पैरेलल में लगाया। तो पैरेलल में क्या होता है, जब मैंने इक्विवेलेंट पावर कंसिडर करनी है तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद N इंटू P हो जाता है। यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मुझे PR मिलता है और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद मुझे, ठीक है, तो कितना मिला मुझे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 विच इज नथिंग बट 90 वैट्स। ठीक है ना, 90 वैट्स इतनी पावर कंज्यूम होगी अगर वही 3 रजिस्टर्स अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है ना, याद रखना सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कितना पावर कंजम्पशन कैसे होता है, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद पावर कंजम्पशन होता है लाइक टोटल पावर कंजम्पशन इन सीरीज इज इक्वल टू 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ठीक है, एंड जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नेट पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज वी आर गोइंग टू कंसिडर। ओके, चलो
ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चन ठीक से कर लेना। ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 10th स्टैंडर्ड में भी हुए हैं, सो ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।